Good morning, class 10th. Welcome in the next segment of recorded video class. Today I am going to start the new part of or next part of electricity, and that is Ohm's law. बच्चों, ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, करेंट, चार्ज, इन सभी की जानकारी दे दी थी। तो आइए शुरू करते हैं ओम्स लॉ। एक फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसमें था क्या कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, और बहुत सारा जो फिजिकल कंडीशंस है उसको उन्होंने कांस्टेंट रखा। जैसे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट कर दिया। मतलब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये है कि अगर मान लो करंट I है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VO। I इज करंट, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब करंट जो किसी भी कंडक्टर से पास होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल के साइन को हम इनटू के साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर आएगा। तो यहां एक रेजिस्टेंस आ गया R। ये क्या है? R है क्या? इसको बोलते हैं ओम्स कांस्टेंट या रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। तो यही ओम्स लॉ था कि एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। V इज इक्वल टू IR। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहां से I का वैल्यू निकालें तो वैल्यू ऑफ I आएगा V अपॉन R। इससे भी दो बातें पता चली इस रिजल्ट से, जो कि इसी रिजल्ट से डेराइव हुआ है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा कंडक्टर में वैसे वैसे अमाउंट ऑफ करंट जो है वह भी बढ़ जाएगा। और दूसरा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे करंट का जो वैल्यू है वो डिटेरियोरेट करेगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो में एक ऑब्स्टिकल्स पैदा करता है, एक अवरोध पैदा करता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे करंट कम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर बढ़ता है एंड्स ऑफ कंडक्टर के बीच में तो इन दैट सिचुएशन आपका जो करंट है उसका भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ओम्स लॉ से कुल मिलाकर के हम लोग इतने ही बातों को पढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर में अगर कोई रेजिस्टेंस है तो बस वो एक ही काम करेगा कि करंट के फ्लो को रोकेगा, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यही प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। मैंने इसको डिफाइन किया है यहां पे, ध्यान देंगे बोर्ड पे। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के अंदर करंट ऑफ फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। इसको R से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट जो है वो ओम होता है। मैंने अभी ओम्स लॉ में भी आपको बताया I इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू V अपॉन R। इसमें हमने आपको बताया
कि आई जो होता है, करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, और करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू कम होगा। तो इससे भी आपको पता चलता है। अब एक चीज और भी है कि 1 ओम का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 ओम? 1 ओम का मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले आप यहां रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालें। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I होगा। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और करंट का एम्पियर होता है। मतलब साफ है कि अगर 1 ओम रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 1 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। मतलब इफ in any conductor having potential difference is 1 volt and amount of flowing the current 1 ampere through the ends of conductor then we can say the amount of resistance is 1 ओम। मतलब अगर कोई एक सर्किट है, कोई कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और उसके एंड से 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर रहा है तो अमाउंट ऑफ करंट जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 ओम रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। अब हम लोग आगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। नंबर 1, लेंथ ऑफ द वायर। वायर का जो लंबाई है, जो कंडक्टर वायर है उसकी क्या लंबाई है, लेंथ। सेकेंड वन इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये वर्ड सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन इसका मोटा मोटी अर्थ होता है कि जो कंडक्टर आपने यूज किया है, जो वायर आपने यूज किया है उसका थिकनेस क्या है, उसकी मोटाई क्या है। नंबर 3, नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कंडक्टर। आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है। एंड नंबर 4, टेम्परेचर। चलिए इन चारों चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। नंबर 1 फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें एक चीज जान लेंगे आप लोग, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। मतलब जैसे जैसे वायर की लंबाई आप बढ़ाते चले जाओ वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जितना वायर लंबा होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा। इसको आप लिटरेचर में लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, या ऐसा करके कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to length of conductor. It means if we increase the length of the wire then resistance of wire also increased. Number second है area of the cross section और thickness। तो इसमें होता है कि resistance of the wire is inversely proportional to the area of the cross section. अगर area of cross section बढ़ता है तो resistance घट जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वायर की मोटाई अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, वायर अगर पतली है तो उस केस में रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। एक तीसरा है
कि नेचर ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग कंडक्टर, किस तरह का मटेरियल आप यूज करते हो। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज करें जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा ज्यादा हो, तो उसमें आप पाओगे कि रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अगर आप कॉपर का यूज कर रहे हो वायर के लिए और दूसरी ओर आप एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हो वायर के लिए, दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आपको कॉपर वायर में रेजिस्टेंस कम मिलेगा जबकि एल्यूमिनियम वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। तो आपने ये देखा कि अगर आप अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, और थोड़ा उससे इंफीरियर क्वालिटी का अगर आप मटेरियल यूज करोगे तो उस केस में रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो जाएगा। एंड द फोर्थ थिंग इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इसमें भी है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी जो है वो हाई होता चला जाएगा। तो यही 4 फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।